दोस्तों, पूरे भारत में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय जो बना हुआ है पिछले एक साल से, वो है बिहार की जातिगत जनगणना। और इसको लेकर कई सारी पॉलिटिकल कमेंट्रीज भी आती रहती हैं। कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के ऊपर वाद विवाद यहां पर करती रहती हैं। हालांकि हम अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस पूरे मुद्दे को समझेंगे। दरअसल बिहार की जो जातिगत जनगणना थी, ये कंप्लीट हो चुकी है और इसका डेटा भी अब यहां पर पब्लिक डोमेन में आ चुका है। हालांकि इसकी फाइनल इंटरप्रिटेशन जो है वो अभी नहीं आई है, लेकिन इसका डेटा जो है उसकी जानकारी मिल चुकी है। और यहां पर हम देखेंगे कि किस तरह से ये जो डेटा है पॉपुलेशन से, बिहार की जो पॉपुलेशन है उससे जो निकल कर आया है, कैसे ये पूरे देश के अंदर अब एक चर्चा का विषय बना हुआ है और क्या इसके इंप्लीकेशंस हो सकते हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या यहां पर चर्चा होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी मेरे साथ हैं यूपीएससी अनस्टॉपेबल में। मेरा नाम है सुमित और दोस्तों चर्चा की यहां पर शुरुआत करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं यहां पर बेसिकली ये नापना है, जो पॉलिटिकल मुद्दा था वो ओबीसीज को लेकर था, लेकिन बाकी कम्युनिटीज को भी यहां पर उनका इकोनॉमिक स्टेटस और सोशल स्टेटस मापा गया है। अगर बात करें हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मेंस 2019 में अगर आप देखेंगे तो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो है उनके लिए जो स्कीम्स होती हैं उस पर सरकार की जो पॉलिसीज होती हैं उस पर क्वेश्चन आता है। और यहां पर उस पर वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी पर भी मेंस में क्वेश्चन आया गया है। वेलफेयर स्कीम्स जो बनाई जाती हैं, ये क्वेश्चन कैसे इस टॉपिक से लिंक्ड है, इस पूरी न्यूज को डिस्कस करने के दौरान आपको ये चीज समझ आएगी। और अगर बात करें प्रीलिम्स 2011 में भी अगर यहां पर देखें तो यहां पर जो क्वेश्चन है वो वेलफेयर स्कीम के ऊपर ही यहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो कुल मिला के जो यहां पर पॉपुलेशन सेंसस किया गया है, ठीक है, ये जो सेंसस जातिगत जनगणना की गई है बिहार को लेकर, यहां पर भी बात वेलफेयर की ही की जा रही है, इसलिए जनगणना की गई है। अगर बात करें तो जीएस पेपर 2 से ये टॉपिक डायरेक्टली लिंक्ड होता है। और अगर हम यहाँ पर देखें, हमारे चर्चा के जो विषय रहने वाले हैं वो है कि भाई बिहार का ये जो कास्ट सेंसस है आखिर, या फिर आप कह सकते हैं कास्ट जो सर्वे है, कास्ट बेस्ड सर्वे, आखिर ये क्या है। उसके अलावा इसकी हिस्ट्री क्या है, जो जातिगत जनगणना है इसकी हिस्ट्री क्या है। उसके अलावा बिहार के जो ये आंकड़े निकल के आए हैं, इन आंकड़ों को भी एक बार नजर डालेंगे और यहां पर देखेंगे बाकी जो राज्य हैं उनमें भी क्या ऐसी कुछ डिमांड्स चल रही है, साथ में इसके क्या इंपैक्ट और क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, जो कि यहां पर बात करता है कि भाई जैसा कि आप देखते हैं यहां पर कि भाई जो मंडल कमीशन आया था वो जनता पार्टी के द्वारा लेकर गठित किया गया था। और फिर उसी के बाद में 27% जो ओबीसी रिजर्वेशन है वो रिकमेंडेशन किसकी थी, मंडल कमीशन की, और जनता पार्टी के दौरान वो आया था। बताएंगे जनता पार्टी की स्थापना इनमें से किसने की थी, इसका जो जवाब है आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। तब तक पॉज करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। अगर बात करें यहां पर बिहार के अंदर जो ये सेंसस हुआ है, कास्ट बेस्ड जो सर्वे हुआ है, इसकी शुरुआत आखिर कैसे होती है। तो यहां पर अगर बात करें 2022 के अंदर जून के अंदर सभी पार्टियों की बैठक होती है बिहार के अंदर, 9 पार्टियों की, और ये डिसाइड किया जाता है कि बिहार के अंदर एक जातिगत जनगणना की जाएगी। और फिर वहां की स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो इस प्रपोजल को अप्रूवल भी कर देती है उसका। और फिर 500 करोड़ का यहां पर बजट पास होता है और बिहार के अपने राजस्व से, यानी कि बिहार के अपने रेवेन्यू से इसका पूरा खर्चा उठाया जाता है इस सर्वे का। उसके अलावा यहां पर 7 जनवरी 2023 को यह सर्वे शुरुआत हो जाती है। इसका पहला राउंड शुरू होता है और यहां पर जनवरी 2021 तक ये खत्म हो जाता है पहला राउंड इस सर्वे का। सेकंड राउंड और फाइनल राउंड जो इस सर्वे का था, यानी कि 2 राउंड में ये सर्वे होना था, फाइनल राउंड इसका शुरू होता है अप्रैल के अंदर। लेकिन ये राउंड जैसे ही कंप्लीट होता है उससे पहले ही यहां पर केस डल जाता है और इस पर स्टे लग जाता है और मामला कोर्ट में चला जाता है। कोर्ट में मामले को चैलेंज किया जाता है और अप्रैल में जो सर्वे कंप्लीट होना था, मई में कंप्लीट होना था, अप्रैल से शुरू होकर मई में इसे कंप्लीट होना था, लेकिन बीच में ही इसको कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। हालांकि फिर अगर बात करें, अगर आपको याद होगा, 1 अगस्त 2023 को हाई कोर्ट ने कह दिया था कि भाई ये सर्वे कंटिन्यू किया जाए और यहां पर क्लीन चिट दे दी थी इस सर्वे को, यानी कि जो चैलेंज, जो स्टे था वो यहां से हटा दिया गया था। तो बिहार हाई कोर्ट ने सर्वे को कंटिन्यू रखा 1 अगस्त को जो जजमेंट आई उसके आधार पर। अब अगर यहां पर देखें सर्वे को चैलेंज किन आधार पर किया गया था, और फिर यह भी देखेंगे कि 1 अगस्त को जो जजमेंट आई थी उसमें कोर्ट ने किस तरह से, किन चीजों को आधार बनाकर सर्वे को कंटिन्यू रखने की बात कही थी। तो यहां पर सर्वे को चैलेंज किया गया था फंडामेंटल राइट के वायलेशन, यानी कि राइट टू प्रिवेसी के वायलेशन के आधार पर, कि भाई जो आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं ये लोगों की प्रिवेसी का ये हनन हो रहा है, यहां पर लोगों के राइट टू प्रिवेसी जो है उसका वायलेशन हो रहा है। इसका आधार बनाकर पिटीशन डाली गई। उसके अलावा यहां पर यह कहा गया कि भाई जो सेंसस करवाने की अब शक्ति है
सेंसस करवाने की पावर जो है ये स्टेट के पास नहीं है, ये सेंटर के पास है, यानी केंद्र के पास है। राज्य, एक सरकार अपने राज्य के अंदर ऐसा सेंसस नहीं करवा सकती। ये दो आधार बनाकर इस मामले को बीच में लटकाया गया, स्टे लग गया। उसके बाद 1 अगस्त को बिहार हाईकोर्ट की जजमेंट आती है और बिहार हाईकोर्ट की जजमेंट में यह कहा जाता है, जहां तक प्रिवेसी की बात है, प्रिवेसी की बात है तो अगर आपको याद है, राइट टू प्रिवेसी के ऊपर एक लैंडमार्क जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की 2017 में, केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। यहां पर एक टेस्ट निकल कर आया था, ट्रिपल टेस्ट जिसे कहते हैं, ट्रिपल रिक्वायरमेंट टेस्ट, यानी कि यहां पर देखा जाता है अगर किसी भी चीज को यह चेक करना है कि वो आपकी प्राइवेसी का वायलेशन कर रही है, सरकार की कोई पॉलिसी, कोई नीति आपकी प्राइवेसी का वायलेशन कर रही है या नहीं कर रही, ये कैसे चेक किया जाता है? ये चेक किया जाता है, ये देखा जाता है कि क्या जो सरकार जो नीति लेकर आई है, पॉलिसी लेकर आई है, क्या वो स्टेट के इंटरेस्ट में है? तो बिल्कुल स्टेट के इंटरेस्ट में है, क्योंकि यहां पर वेलफेयर की अगर आपको स्कीम बनानी है तो आपको अपने राज्य में पता होना चाहिए कि भाई कौन सी जो जाति है, कौन सी कम्युनिटीज हैं, उनकी पॉपुलेशन क्या है, तभी आप टारगेटेड वेलफेयर स्कीम बनाएंगे। तो स्टेट के इंटरेस्ट में बिल्कुल है। उसके अलावा प्रोपोर्शनैलिटी देखा जाता है कि अगर सरकार किसी का डेटा ले रही है तो वहां पर जो वेलफेयर हो रहा है, या फिर वहां पर वेलफेयर से हटके कुछ ऐसी स्कीम लाई जा रही है कि भाई उनके ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है, यहां पर वेलफेयर हो रहा है, टैक्स वगैरह नहीं लगाया जा रहा, कोई बर्डन नहीं क्रिएट किया जा रहा पॉपुलेशन के ऊपर, बल्कि वेलफेयर का ही काम किया जाएगा। तो प्रोपोर्शनैलिटी के हिसाब से देखा जाए तो सरकार का जो एक्शन है वो ज्यादा बेनिफिशियल है डेटा कलेक्ट करने की जो पेनल्टी है उसके हिसाब से, ठीक है। तो यहां पर जो सरकार का एक्शन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेटा कलेक्ट करने से, तो प्रोपोर्शनैलिटी यहां पर देखी जाती है, ठीक है। उसके अलावा रीजनेबल, क्या ये जो सरकार पॉलिसी लेकर आई है ये रीजनेबल है, जस्ट है, ये सारी चीज देखी जाती है। तो बिल्कुल यहां पर इसके आधार पर कोर्ट ने अलाउ कर दिया था कि भाई सर्वे जो है किया जा सकता है, प्राइवेसी का वायलेशन नहीं है। ये 3 टेस्ट लगाए गए, ठीक है, इन 3 टेस्ट के हिसाब से ये सर्वे पास हो गया। उसके अलावा फिर यहां पर जो दूसरा क्वेश्चन उठाया गया था कि सर्वे करने का, कास्ट बेस्ड सेंसस या सर्वे करने का जो अधिकार है वो राज्य सरकार के पास ना होकर केंद्र सरकार के पास होता है। तो ऐसे में यहां पर कोर्ट ने कहा कि भाई अगर मैटर ऑफ कॉम्पिटेंस की बात है तो जो स्टेट की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, यानी स्टेट एग्जीक्यूटिव, स्टेट की जो कार्यपालिका है, उनके पास पूरे अधिकार होते हैं कि वो राज्य के बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है, यानी कि राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए, बेटर एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए जो पॉलिसी बना सकती हैं वो बना सकती हैं, उनके पास ये पावर है, ठीक है। स्टेट के पास पावर है राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो पॉलिसी बना सकती हैं। ऐसे में अगर वो पॉलिसी बिल्कुल सही है, नीतिगत है, ठीक है, आर्बिट्ररी नहीं है, ठीक है, और अगर आर्बिट्ररी नहीं है तो ऐसे में कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा। तो यहां पर यह माना गया जो सर्वे है इसकी पावर जो है राज्य के पास है और ऐसे में कोर्ट यहां पर इंटरफेयर नहीं करेगा। और फिर 1 अगस्त को जो सेकंड फेज जो रुक गया था, स्टे लग गया था, 1 अगस्त को उसकी भी यहां पर इन 2 जजमेंट के आधार पर यहां पर अनुमति दे दी गई। अब आप यहां पर याद रख सकते हैं ट्रिपल रिक्वायरमेंट टेस्ट आखिर क्या होता है और वो कैसे, इसका एग्जाम्पल आप यूज कर सकते हैं। कल को अगर मेंस में क्वेश्चन आता है तो आप बिहार कास्ट सेंसस का एग्जाम्पल यहां पर बना सकते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट यहां पर लगा था। उसके अलावा अगर बात करें, अब क्योंकि आंकड़े आ चुके हैं, फिर से इस आंकड़ों को, इस सेंसस को फिर से चैलेंज किया गया है और इस बार सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसको चैलेंज किया गया है, जिसकी सुनवाई 6 अक्टूबर को यहां पर होगी। और इस बार फिर से वही आधार बनाया गया है कि भाई राइट टू प्राइवेसी का ये वायलेशन है, लोगों के कास्ट का, लोगों के इकोनॉमिक स्टेटस का, लोगों के रिलीजन के बारे में यहां पर पूछा जा रहा है। ये सारे आधार यहां पर बनाए गए हैं। हालांकि जब यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट लगाया गया और कोर्ट ने अनुमति दी सर्वे करने की, तब वहां पर स्टेट गवर्नमेंट ने ये एफिडेविट फाइल करा था कि भाई जो भी डेटा कलेक्ट किया जा रहा है वो बहुत सिक्योर तरीके से उसका इस्तेमाल होगा, कोई भी यहां पर लीकेज वगैरह के जैसे चांसेस नहीं है, फुल प्रूफ डेटा कलेक्ट किया जाएगा। इन सभी चीजों को भी कोर्ट ने इस मामले में ध्यान रखा। अब क्योंकि 6 अक्टूबर को सुनवाई होगी, हालांकि डेटा आ चुका है, तो अब ये सुप्रीम कोर्ट में इसकी पिटीशन फाइल हो चुकी है। अब अगर बात करें मेजर फाइंडिंग्स आखिर क्या है, ठीक है, यानी कि जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है वो यहां पर अब देखते हैं। कहता है कि टोटल 13 करोड़ पॉपुलेशन बिहार की है। इस 13 करोड़ की पॉपुलेशन में, ठीक है, इस 13 करोड़ की पॉपुलेशन में अदर बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसीज पाए गए कितने, 27% के आसपास। उसके अलावा एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस जो पाई गई वो 36% के आसपास पाई गई, ठीक है। तो ओबीसी और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस को अगर आप मान लेंगे, मिला लेंगे तो ये 60% से ऊपर आपको जाता हुआ आंकड़ा देखने को मिलता है। उसके अलावा शेड्यूल कास्ट की जो पॉपुलेशन है बिहार के अंदर वो लगभग 19 साढ़े 19% है। शेड्यूल ट्राइब लगभग 1.6%,
जनरल कास्ट पॉपुलेशन जो है वो लगभग 15% है। उसके अलावा अगर रिलीजन देखें स्टेट का तो हिंदूज आपको मिलेंगे, हिंदू रिलीजन जो प्रैक्टिस करते हैं लगभग 80% से ज्यादा लोग, और यहां पर मुस्लिम रिलीजन प्रैक्टिस करने वाले, इस्लाम को प्रैक्टिस करने वाले 17% से ज्यादा लोग आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा अगर ओबीसी कास्ट में भी, क्लासेस में भी देखा जाए तो यादव जो हैं वो 14% यहां पर आपको देखने को मिलते हैं। साथ में ब्राह्मण्स जो हैं वो आपको 3%, 3.5% से ज्यादा आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। टोटल 214 जो कास्ट है उनको एन्यूमरेट किया गया है यहां पर अलग अलग इंडिविजुअल कोड के साथ, ठीक है। और यहां पर सिर्फ ऐसा नहीं है कि कास्ट ही एन्यूमरेट की गई है, सिर्फ कास्ट का डेटा कलेक्ट किया गया है, हर कास्ट का अलग अलग इकोनॉमिक स्टेटस भी यहां पर इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो भी चेक किया गया है, ठीक है। तो यहां पर 17 पॉइंट सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो थे उनके आधार पर इस सर्वे को कंडक्ट किया गया है। अब अगर बात करें यहां पर हमने देखा इसके आंकड़े क्या है, अलग अलग कम्युनिटी किनकी क्या यहां पर आपको देखने को मिलेगा, पूरी पॉपुलेशन का क्या आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अब अगर यहां पर बात करें कहता है इससे पहले कैसे जातिगत जनगणनाएं भारत में हुई हैं, तो यहां पर कहता है कि 1951 से 1911 के बीच में जितनी भी जनगणनाएं भारत में हुई है, आजाद भारत में जितनी भी जनगणनाएं हुई हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको डेटा किसका मिलेगा, शेड्यूल कास्ट का, एससीज का और एसटीज का, ओबीसीज का डेटा इसमें कलेक्ट नहीं किया जाता था। तो ये एक तरह से पूरी तरह से कॉम्प्रिहेंसिव कास्ट जो स्ट्रक्चर है देश का उसको नहीं दिखाता है, ठीक है। पूरे देश की जो कास्ट कॉम्पोजिशन है एक्चुअल उसको नहीं दिखाता है, एससी और एसटी के बारे में बताता है, ओबीसी की यहां पर बात नहीं करता है, जो 1951 से 11 का डेटा जितना भी आया है सेंसस के अंदर। उसके अलावा कहता है कि तो फिर क्या कास्ट सेंसस भारत में कभी नहीं हुआ। दरअसल 1931 तक, 1931 के अंदर, 1931 तक भारत के अंदर कास्ट सेंसस हुआ है, लेकिन उसके बाद जो है उसके बाद समस्या ये आई है कि 1941 में जब हुआ कास्ट बेस्ड डेटा जब कलेक्ट किया गया तो फिर इसके आंकड़े जो हैं वो पब्लिक डोमेन में नहीं आते हैं। उसके अलावा यहां पर 2011 में पहली बार कोशिश की गई फिर से कि 1931 में जैसे कास्ट बेस्ड सेंसस होता था 2011 में कोशिश की गई फिर से, और सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस होता है 2011 का। हालांकि इसके आंकड़े जो है पब्लिक डोमेन में नहीं पब्लिश किए गए, और ये बताया गया कि 2011 का ये जो डेटा है ये क्या करता है, ये सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है, ये हर कास्ट का इकोनॉमिक जो लेवल है उसको चेक करता है, सोशल जो स्टेटस है उसको चेक करता है, लेकिन ये कहीं से भी ओबीसीज के लिए सेपरेटली डेटा कलेक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो पहली बात तो ये की गई कि जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है ये ओबीसी सेंसस नहीं है, इसलिए यहां पर जरूरत है कि अलग से एक ऐसा सेंसस किया जाए जहां पर ओबीसीज भी कितने हैं और कितना उसमें भी सब कैटेगराइजेशन है, ये सारी कितनी कास्ट आती है ओबीसीज में ये भी आंकड़ा पता चले, क्योंकि यहां पर एससीज की पॉपुलेशन पता चलती है, एसटीज की पॉपुलेशन पता चलती है, देश में ओबीसीज कितने हैं, कितनी जातियां हैं, इसके बारे में आंकड़े सामने नहीं है। तो इसीलिए इन आंकड़ों पर, इन सर्वेज के ऊपर ज्यादा जोर दिया जा रहा है अलग अलग राज्यों के द्वारा, और बिहार इसके अंदर सर्वे कंडक्ट करके आंकड़े सामने ला चुका है, ठीक है। तो अगर आपके मन में कहीं पे भी डाउट हो, अगर 2011 का सेंसस है उसमें क्यों नहीं ओबीसी का आपको मिल जाते हैं आंकड़े, तो वो ओबीसी का स्पेशली डेटा कलेक्ट नहीं करता है, सभी जातियों के वो क्या करता है, सोशियो इकोनॉमिक जो डेटा है उसको कलेक्ट करता है। उसके अलावा ये भी बताया गया कि ये जो आंकड़े हैं 2011 के, इसको पब्लिक डोमेन में इसलिए नहीं डाला गया क्योंकि भाई बताया जाता है कि इसके अंदर ये जो डेटा है इसकी ऑथेंटिसिटी जो है उस पर यहां पर क्वेश्चन मार्क देखने को मिलता है, मिस्टेक्स यहां पर बताई जाती हैं, ठीक है। तो 1951 से 2011 तक एससी एसटी का डेटा ही हमारे पास आता था, ओबीसी का नहीं आता था। 2011 में कोशिश की गई लेकिन ये फिर भी डेडिकेटेडली ओबीसी का डेटा आपको नहीं बताता है। 2041 के अंदर जो डेटा आया था वो यहां पर पब्लिश नहीं किया गया। अब यहां पर बिहार का जो आपने देखा कि बिहार की पॉपुलेशन की क्या कॉम्पोजिशन है, उसके बाद यहां पर अलग अलग राज्यों में भी अब डिमांड शुरू हो गई है। जैसे कि यूपी की बात करें तो यूपी के अंदर भी मायावती और अखिलेश यादव हैं, उन्होंने बात कही है कि यूपी के अंदर भी ऐसा ही जातिगत जनगणना कराई जाए। उसके अलावा महाराष्ट्र में भी इसकी डिमांड उठने लगी है, तमिलनाडु में भी उठने लगी है। तो यहां पर ये जो चीजें हैं हालांकि वेलफेयर का काम करेंगी, अलग अलग जब आपको किसी कम्युनिटी का सोशल स्टेटस पता चलेगा, उनका इकोनॉमिक स्टेटस पता चलेगा, तभी आप उनके लिए वेलफेयर की टारगेटेड स्कीम्स लेकर आ सकते हैं। लेकिन ऐसी जो ये जनगणनाएं हैं ये क्या कर सकती हैं, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को भी और ज्यादा बढ़ावा दे सकती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भाई भारत के अंदर वोट जो डलते हैं, अभी भी ये समस्या है कि भारत की जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर बड़ी समस्या ये है कि या तो जाति के नाम पर लोग वोट डालते हैं, या फिर धर्म के नाम पर, या फिर पैसे वगैरह छोटे मोटे फायदे के लिए लोग वोट डाल देते हैं। लार्जर मुद्दों पर, बड़े इश्यूज पर वोट अभी भी नहीं डलते हैं और ये बड़ी समस्या है। ऐसे में अगर आप जातिगत जनगणनाएं करवाएंगे
ठीक है। तो यहां पर जो नेशनल आइडेंटिटी है उसको क्रिएट करने में समस्या आएगी, ठीक है। जो नेशनल आइडेंटिटी है जी भाई सभी भारतीय हैं, वो वाली आइडेंटिटी क्रिएट करने में बड़ी समस्या आएगी। यहां पर जैसे जैसे आप अलग अलग यहां पर कैटेगराइजेशन करते जाएंगे, ऐसे में लोगों के अंदर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स और स्ट्रांग होगी, ऐसे में नेशनल यूनिटी को यहां पर समस्या हो सकती है। हालांकि ये एक लेजिटिमेट कंसर्न है, लेकिन उसके अलावा अगर बात करें यहां पर, जैसे कि अगर बात करें पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन, अगर 27% जो ओबीसी कोटा है इसकी बात करें, इसके अंदर भी ये डिमांड काफी समय से चल रही है कि सब कैटेगराइजेशन किया जाए, यानी कि 27% में भी कुछ सीट रिजर्व करी जाएं उन ओबीसी क्लासेस के लिए जो ज्यादा बैकवर्ड है, यानी कि आपको ओबीसी के अंदर भी सब कैटेगराइजेशन करना होगा। अब इसके लिए रोहिणी कमीशन भी बना था, जस्टिस रोहिणी कमीशन, जिसकी रिपोर्ट अभी अगस्त में आई थी, लेकिन उसका डेटा पब्लिक डोमेन में अभी नहीं लेकर आया गया है। लेकिन यहां पर समस्या यह है कि जस्टिस रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट तो आ गई है, लेकिन यह बात कही जाती है कि भाई बिना ओबीसी की एक्चुअल, अगर आपको कॉम्पोजिशन नहीं पता देश में कितनी पॉपुलेशन है, कितनी ओबीसी के अंदर जातियां हैं, किस जाति का क्या स्टेटस है, जब आपको यह पता ही नहीं है तो फिर आप ओबीसी के अंदर सब कैटेगराइजेशन कैसे कर सकते हैं। तो यहां पर कहा गया है कि भाई अगर आपको सब कैटेगराइजेशन करना है, रिजर्वेशन की पॉलिसी को रैशनलाइज करना है, तो आपके पास जातिगत डेटा होना चाहिए। तो इसीलिए यहां पर यह डेटा कलेक्ट करना भी जरूरी है। उसके अलावा अगर आपको किसी कम्युनिटी का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस पता होगा, तभी आप उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर पाएंगे, उनके वेलफेयर के लिए काम कर पाएंगे, ठीक है। तो यहां पर दोनों ही एस्पेक्ट आपको देखने को मिलते हैं कि भाई पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है, वेलफेयर पे काम करना है, रैशनलाइजेशन इन रिजर्वेशन पॉलिसी, उसके अलावा सब कैटेगराइजेशन, साथ में समस्या जो है वो ये है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को और स्ट्रॉन्ग कर सकता है, नेशनल आइडेंटिटी क्रिएट करने में समस्या कर सकता है, ठीक है, और नेशनल यूनिटी में, इंटेग्रिटी में यहां पर थोड़ी सी समस्या देखने को मिल सकती है इन सभी ट्रेंड की वजह से। हालांकि इस पे आपको पता है कि भाई पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा तेज हो रही है, अलग अलग पार्टी के अपने अपने एजेंडा है। 2024 से पहले ये मुद्दा और गर्मा रहा है क्योंकि यहां पर इलेक्शन आने वाले हैं, और ऐसे में ये जो चीजें हैं काफी चर्चा का विषय बनी हुई है, लेकिन हम अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको स्टडी किया। चलिए, जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, स्पेशल क्लासेस में आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्पेशल क्लासेस जल्दी ही शुरू होने वाली है, इसका शेड्यूल आपको मिल जाएगा प्रोफाइल पे। साथ में यहां पर प्लस कोर्सेज में जुड़ सकते हैं, जैसे ही प्लस कोर्स कोई लॉन्च होगा आपको पता चलेगा। कोड लगाएंगे SMK लाइव। अगर अनअकैडमी का कोई सा भी कोर्स खरीदना है तो यहां पर कोड लगाएंगे SMK लाइव, आपको यहां पर डिस्काउंट मिलेगा। उसके अलावा अगर यहां पर बात करें तो 8 अक्टूबर को यहां पर मेगा कॉम्पैक्ट टेस्ट होने वाला है, जिसके अंदर आपको अलग अलग रैंक के हिसाब से अलग अलग प्राइसेस आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। 11 बजे सुबह ये टेस्ट होगा, इसको अटेम्प्ट करेंगे। साथ में लास्ट स्टेज जो 2024 की अब प्रिपरेशन के लिए दोबारा से बैच शुरू हो चुका है, प्रयास बैच 9 महीने की तैयारी में आपको यहां पर तैयार कराया जाएगा, और कोड लगाएंगे SMK लाइव अगर आपको यहां पर कोर्स खरीदना है। उसके अलावा अगर बात करें यहां पर तो आप देख सकते हैं ऑप्शनल के बैचेस भी आपको देखने को मिलेंगे, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, PSIR सभी सब्जेक्ट के ऑप्शनल के आपको ऑप्शंस यहां पर देखने को मिलते हैं। कोड हमारा वही रहेगा SMK लाइव, ठीक है। चलिए, तो यहां पर दोस्तों हमने जाना, और जाते जाते जवाब लेते जाएंगे इस क्वेश्चन का। कहता है कि भाई जनता पार्टी 1977 में किनके द्वारा फाउंड की गई थी? तो जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा, ठीक है, लोकनायक जिनको कहा जाता है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, इनके द्वारा जनता पार्टी फाउंड की गई थी 1977 के अंदर। और जाते जाते 2013 का इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करेंगे, जो कि वेलफेयर की बात करता है, वल्नरेबल सेक्शन ऑफ दी सोसाइटी से, ठीक है। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।